जय हिंद फ्रेंड्स। तो मॉडर्न इंडिया का कोर्स चल रहा है और ये जो किताब है मॉडर्न इंडिया की, ये आपकी पूरी तकदीर बदल सकती है। पूरी बड़ी अद्भुत सी किताब है। वैसे तो एनसीईआरटीज अद्भुत होती ही हैं, पर यह बड़ी अद्भुत सी किताब है, बहुत अद्भुत सी। मॉडर्न इंडिया बाय विपिन चंद्र। इसका मैं दूसरा चैप्टर पढ़ा रहा हूं और दूसरा चैप्टर की जो तीसरी हेडिंग है, इसका दूसरा चैप्टर है यूरोपियन पेनिट्रेशन इन द ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया। यूरोपियों का आगमन और भारत पर ब्रिटिश का कब्जा। इसमें पहली हेडिंग मैंने पढ़ाई है न्यू फेस इन यूरोप्स ईस्टर्न ट्रेड, कि कैसे यूरोपियंस भारत की तरफ आए। ये पहली हेडिंग हमने डिस्कस की कि आखिर यूरोपियंस भारत की तरफ कैसे आए। और यूरोपियंस भारत की तरफ कैसे आए और क्यों आए, इसके पीछे ये डायग्राम मैंने आपको दिखाया। 1453 आवश्यकता आविष्कार की जननी है। ये 1453 में जो कॉन्स्टेंटिनोपल पर कब्जा हुआ, इसी कब्जे ने यूरोपियंस को मजबूर किया कि वो भारत के लिए सीधा रास्ता खोजें। और 1492 से 1498 मतलब पहला इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल डिस्कवरी 1492 कोलंबस, जिसने तो 1492 कोलंबस, जिसने न्यू वर्ल्ड की खोज की। और 1498 भारत की खोज नहीं की वास्को डिगामा ने। वास्को डिगामा ने भारत की खोज नहीं की। वास्को डिगामा ने भारत के लिए एक सीधा रास्ता खोजा, केप ऑफ गुड होप होते हुए। और यूरोपियंस आए और फिर इनमें से चार सबसे इंपॉर्टेंट, पुर्तगाली, पोर्चुगीज, फिर डच, फिर इंग्लिश, फिर फ्रेंच, ये चार बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये जो पुर्तगाली हैं, इन्होंने अंग्रेजों से वैवाहिक संबंध बना लिया। ये भारत पर कब्जे के रेस से बाहर हो गए। कैथरीन बरगैंजा की शादी और बॉम्बे का दहेज, बॉम्बे का पोर्ट इन्होंने दहेज में दे दिया ब्रिटेन को। डचों ने क्या किया, अंग्रेजों से सामरिक समझौता, स्ट्रैटेजिकल रिलेशन बना लिए कि भैया मसाले का द्वीप हमको दे दो, साउथ ईस्ट एशिया हमको दे दो और भारत तुम रख लो। तो ये दो लोग रेस से बाहर हो गए, पुर्तगाली और डच, ये दोनों रेस से बाहर हो गए। बचे इंग्लिश और फ्रेंच। अब जब ये इंग्लिश और फ्रेंच बचे तो अब ये हुआ कि भैया दोनों में से कौन है भारत का दावेदार। तो फिर एंग्लो कर्नाटिक वॉर, ये दूसरी हेडिंग थी, एंग्लो कर्नाटिक वॉर। ये सब मैंने पढ़ाया आपको। एंग्लो कर्नाटिक वॉर ये युद्ध था दो शक्तियों के बीच, एक इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी और एक फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। यह युद्ध था इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। और यह युद्ध हुआ क्यों, इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य यह था कि यह पता करना है कि भारत पर अगली दावेदारी किसकी, कौन असल दावेदार है। और एंग्लो कर्नाटिक वॉर में तीन घटनाएं घटी। बैटल ऑफ सेंट थोम, बड़ा ये पहली एंग्लो कर्नाटिक वॉर का सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट है, बैटल ऑफ सेंट थोम। सब विस्तार से मैंने पढ़ाया है, विस्तार से। इस किताब का दूसरा चैप्टर पढ़ा रहा हूं, दूसरे चैप्टर की दो हेडिंग पढ़ा चुका हूं, उसी की बैकग्राउंड स्टोरी बता रहा हूं कि बैटल ऑफ सेंट थोम, पहले एंग्लो कर्नाटिक वॉर की सबसे अहम घटना, बैटल ऑफ सेंट थोम। इस बैटल का महत्व क्या है? इसने ड्यूप्ले जो है, जो फ्रेंच गवर्नर है ड्यूप्ले, उसकी राजनीतिक भूख पैदा कर दी। पॉलिटिकल एपेटाइट, राजनीतिक भूख, पॉलिटिकल एपेटाइट।
यही इस युद्ध का महत्व है कि इस युद्ध ने बैटल ऑफ सेंट थॉम के युद्ध ने ड्यूप्ले जो फ्रेंच गवर्नर है पौंडीचेरी का, उसकी राजनीतिक भूख जगा दी, पॉलिटिकल एपेटाइट। फिर सेकेंड एंग्लो कर्नाटिक वॉर, इसकी सबसे अहम घटना है बैटल ऑफ अंबर का युद्ध। यह तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बैटल ऑफ अंबर। यहीं पर भारत पर कब्जे का पहला फॉर्मूला पैदा हुआ। भारत को सेना से कब्जा नहीं किया अंग्रेजों ने ना, अंग्रेजों ने भारत को सेना से कब्जा नहीं किया, तो फिर किससे किया? 3 फॉर्मूलों से किया। यहां पहला फॉर्मूला पैदा हुआ। किसने पैदा किया? ड्यूप्ले ने। कौन सा फॉर्मूला? किंग मेकर का फॉर्मूला। निरप निर्माता, भारतीयों के आंतरिक मामलों में दखलंदाजी तो करो और इनसे आर्थिक और राजनीतिक फायदे लो। इंटरफियर इन द इंटरनल मैटर ऑफ इंडियंस एंड हैव इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल गेन्स। और साहब चंदा साहब से 80 गांव लिए और मुजफ्फरजंग से मसूलीपट्टनम का शहर लिया, ऑनरेरी गवर्नर। यह बड़ा प्यारा फॉर्मूला यहां पर पैदा हुआ, किंग मेकर का फॉर्मूला। और जब यह फॉर्मूला पैदा हुआ, यह फॉर्मूला पैदा किसने किया? ड्यूप्ले ने। इसको इस्तेमाल किसने किया? क्लाइव और ईस्ट इंडिया कंपनी ने। 1756 क्लाइव पहुंचता है बंगाल, गवर्नर ऑफ फोर्ट विलियम, और बंगालियों से पूछता, हाँ भाई राजा कौन बनेगा? मीर जाफर हाजिर रहता कि साहब हम बनेंगे साहब। हाँ बोला बैठा उसको। प्लासी का युद्ध 1757 और मीर जाफर को गद्दी पे बिठाया जाता है और मीर जाफर जम के पैसा देता है ईस्ट इंडिया कंपनी को, उसके हर अधिकारी को। और अंग्रेज अधिकारी डेली पहुंच जाते हैं मीर जाफर से पैसा मांगने, डेली कि 10 रुपया दे दो, सिगरेट ले ले। 1760 में मीर जाफर ने कहा कि मेरे पास पैसा नहीं है। अरे बोले पैसा नहीं, नीचे उतर, पैसा नहीं है, नीचे उतर। फिर पूछा अंग्रेजों ने, अब राजा कौन बनेगा? मीर कासिम ने हाथ उठाया, साहब हम बनेंगे। बोले इसको बेटा। लेकिन मीर कासिम बंगाल का सद्दाम हुसैन साबित हुआ। अभी आगे पढ़ेंगे। राजा बनने लगा। अरे अंग्रेजों ने कहा चाचा तुमको बैठाए हैं, क्राउन पहनाओ, मुजरा देखो, बैठो चुपचाप, तुम कहां राजा बन रहे हो? उसने कहा नहीं मुझे राजा बनना है। अरे बोले इतना चांटा मारेंगे, हम हैं किंग मेकर। अभी पढ़ाएंगे मीर कासिम। तो यह युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है। इसने भारत पर ब्रिटिश कब्जे के पहले फार्मूले को जन्म दिया। 3 फार्मूले से भारत पर कब्जा हुआ था। पहला फार्मूला था किंग मेकर का। किसने इवॉल्व किया? ड्यूप्ले ने। लागू किसने किया? क्लाइव ने और ईस्ट इंडिया कंपनी ने। उसके बाद तो इस फार्मूले का इन लोगों ने जमकर प्रयोग किया। 1775 रघुनाथ राव मराठा सरदार, वो भी पहुंचता है बंबई प्रेसिडेंसी के पास कि सरकार हमने सुना आप राजा बनाते हैं। बोले हाँ हमारा नया धंधा है। बोला सरकार हमको पेशवा बनना है। बोला पैसा लाए हो? बोले हाँ हाँ सरकार लाए। 1775 सूरत की संधि, उससे क्या शुरू हुआ? फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर। खैर बीच में उसको भी पढ़ेंगे, एंग्लो मराठा वॉर भी पढ़ेंगे। फिर रानी जिंदान लॉर्ड एलनबरो से मिलने आई, रंजीत सिंह की विडो, कि साहब हमारा लड़का रो रहा है दिलीप सिंह, कह रहा राजा बनना है। अरे बोले बनाएंगे ना मैडम, और हम आए किस लिए हैं हिंदुस्तान में। और तीसरा युद्ध था वांडी वॉश का युद्ध। और इस युद्ध में जो भारत पर फ्रेंच दावा था वो हमेशा के लिए खत्म हो गया। फ्रांसीसी हार गए। 1760 एंग्लो कर्नाटिक वॉर, एंड ऑफ फ्रेंच क्लेम ऑन हिंदुस्तान। फ्रांसीसी हार गए। अब कौन बचा भारत का दावेदार? अंग्रेज, ईस्ट इंडिया कंपनी। और फिर ईस्ट इंडिया कंपनी ने छलांग लगाई कहां? बंगाल। तो आज आप तीसरी हेडिंग डाल लो, बड़ी प्यारी हेडिंग, किताब यही है। और भाई साहब ऐसी ऐसी चीज इसमें कराने जा रहा हूं, आप मेरे साथ सिर्फ इस किताब को खत्म कर लो, भगवान चाहेगा तो जिंदगी के हर क्षेत्र में आपका सिलेक्शन होगा, हर क्षेत्र में। यह किताब है क्लास 12th, बिपिन चंद्रा, मॉडर्न इंडिया। इस किताब को अगर आप रखे हो तो निकाल लो, अभी निकालो। लाइव क्लास पढ़ाऊंगा, लाइव एक आध डाल देता हूं, बाकी तो लाइव
टेंशन मतलब पढ़ाएंगे। इसकी तीसरी हेडिंग उठाओ, ब्रिटिश ऑक्यूपेशन ऑफ बंगाल, बंगाल पर ब्रिटिशों का कब्जा। दो हेडिंग हम पढ़ चुके हैं इसकी, इस चैप्टर की। तीसरी हेडिंग ब्रिटिश ऑक्यूपेशन ऑफ बंगाल, अंग्रेजों का बंगाल पर कब्जा। तो आज की हेडिंग डालो, अंग्रेजों का बंगाल पे कब्जा, ब्रिटिश ऑक्यूपेशन ऑफ बंगाल। और राकेश कुमार प्रणाम प्रणाम। अमित राज, मेट्रोलिज्म कैन बी ट्रूली एंजॉयड बाय सन्यासी। और अमित राज कैसे हो? अरे बोल तो रहे हैं यार, अभी अब जो अगर 2 घंटा बोलते ही रहेंगे तो पढ़ाएंगे कब? आदित्य रॉय, जय हिंद जय हिंद जय हिंद। देखो यार, मंडे टू थर्सडे पढ़ाएंगे, पढ़ाई में मेरी पढ़ाई भी चलती रहती है, कॉन्सेप्ट्स तो बीच बीच में बताता रहता हूं। और फ्राइडे का दिन मैंने रखा है स्पेशली पढ़ाई के लिए। संभोग से समाधि उसी दिन शुरू करेंगे, 1 घंटे की क्लास होगी, डिस्कशन करेंगे लाइव। और अमृतराज, अर्पित खरवार, कैसे हो अर्पित? और जय हिंद जय हिंद जय हिंद। तो हर आधे घंटे बाद डाउट लिया करूंगा, बीच बीच में कुछ मत बोलना। जो भी बोलना है, गाली देना है, तारीफ करनी है, जो भी करना है आधे घंटे बाद करो, बीच में मत टोको यार। आदमी रट के खड़ा होता है, भूल जाएगा तो पता लगा सब खत्म। अब कहानी तीसरा चैप्टर, एनसीईआरटी का तीसरा चैप्टर, और बस तुम करते रहो। और अंकित क्या हाल है? अनूप रावत कहां गायब हो गए थे? आपसे मिलना है, कहां मिले? अरे यार कहां मिले? मतलब लड़ाई वड़ाई करोगे कहां हमसे? झगड़ा वगड़ा करोगे? चलो कहते हैं बताओ कहां मिलना है। मिलो पटना के गांधी मैदान में। गाना है ना, पटना से भेंट भय, पटना में भेंट गए भइल गांधी मैदान में, आखिए से कवाहट कैले फंस गई लिसान में। अच्छा लखनऊ हो, चलो बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, शानदार। अच्छा पुणे में हो, चलो फिर पुणे आते हैं तो मुलाकात होगी, लखनऊ मुलाकात होगी अनूप। चलो ठीक है, 40 मिनट पढ़ लिया है, फिर बीच में एक ब्रेक करेंगे 5 मिनट का, फिर हंसी मजाक किया जाएगा, फिर आगे बढ़ा जाएगा। चलो, बंगाल, ऑक्यूपेशन ऑफ बंगाल। ऑक्यूपेशन ऑफ बंगाल, आना 40 मिनट बाद, 9:15 बजे। बंगाल, बंगाल भारत का कुबेर, ये सब डायग्राम बनाते रहना और लिखते रहना। बंगाल भारत का कुबेर, किस सेंचुरी में? 18th सेंचुरी की शुरुआत में। कुबेर मतलब अकूत संपत्ति, धन। क्यों क्यों बंगाल भारत का कुबेर? पहला रीजन, नेचुरल रिसोर्सेस, प्राकृतिक संसाधन। नेचुरल रिसोर्सेस, प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक फर्टाइल प्लेन्स, उपजाऊ भूमि। दूसरा रीजन,
मॉनसून। AD में हिप्पालस ने मॉनसून की खोज की, और जब हिप्पालस ने मॉनसून की खोज की तो यहीं से सी ट्रेड की शुरुआत, इस मॉनसून ने सी ट्रेड को जन्म दिया। देखो, तुम नदी में नाव में सामान रखकर ह्यूमन पावर से खींच सकते हो, समंदर में नहीं खींच सकते। तो मॉनसून ने सी ट्रेड को जन्म दिया। वो देखते हो नाव में बड़े बड़े कपड़े बांधे रहते हैं, तो विंड क्या बन गई? स्टीयरिंग बन गई। विंड बन गई स्टीयरिंग। अब मॉनसून ने ट्रेड को जन्म दिया, सी ट्रेड को, और विंड जो है पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलती है। अब जून के महीने में जब अरब व्यापारी अरब सागर में मॉनसून के सहारे निकलेगा तो कहां पहुंचेगा? दक्कन पहुंचेगा, दक्षिण भारत पहुंचेगा। इस मॉनसून ने भारत को, इंडिया को हार्ट बना दिया। किसका? वेस्ट और ईस्ट ट्रेड का। यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यह सब नोट करते चलना। मॉनसून ने भारत को हार्ट बना दिया पश्चिम और पूरब के व्यापार का। अगर आप जून के मॉनसून के साथ चल रहे हैं तो आपको भारत आना ही है, क्योंकि मॉनसून भारत से गुजरेगा। और अक्टूबर में जब आप मॉनसून के साथ रिटर्न हो रहे हैं तो कोरोमंडल तट पे आना है। या तो आपको मलाबार तट पे आना है, जून में आप मलाबार तट पे आएंगे और अक्टूबर में आप कोरोमंडल तट पे आएंगे। तो जून में बंबई का बंदरगाह और अक्टूबर में विशाखापट्टनम। इसी के बाद देखो दक्कन और दक्षिण में कितने बड़े बड़े राज्यों का जन्म हुआ। और तीसरा रीजन, बैलेंस ऑफ पेमेंट, भुगतान संतुलन। बैलेंस ऑफ पेमेंट वॉज ऑलवेज इन फेवर ऑफ इंडिया। क्यों? क्यों भैया बैलेंस ऑफ पेमेंट वॉज ऑलवेज इन फेवर ऑफ इंडिया? ऐसा क्यों था? मैक्सिमम एक्सपोर्ट और मिनिमम इंपोर्ट। मैक्सिमम एक्सपोर्ट और मिनिमम इंपोर्ट। नहीं, ये पॉइंट नहीं, ये तो भारत वाला पॉइंट बता दिया मैंने, सॉरी, क्षमा चाहते हैं। एक मिनट, ये तो वो वाला पॉइंट है कि भारत सोने की चिड़िया क्यों बना। ओहो, सॉरी, ध्यान से उतर गया। हम ये डिस्कस नहीं कर रहे भारत सोने की चिड़िया कैसे बना, हम डिस्कस कर रहे हैं ये तो भारत की सोने की चिड़िया वाला पॉइंट है। यार एक ट्रायंगल फिर से बना लो कि बंगाल कुबेर क्यों बना, फिर से बना लो। वो भारत वाले पॉइंट पर आ गए। कुबेर, बंगाल है कुबेर, क्यों? नेचुरल रिसोर्सेस, प्राकृतिक संसाधन, फर्टाइल प्लेन। दूसरा, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री ऑफ बंगाल, हस्तशिल्प, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। बंगाल का मलमल आज भी प्रसिद्ध है। तो उपजाऊ जमीन, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। और तीसरा रीजन, प्रॉक्सिमिटी विद गोल्डन लैंड। गोल्डन लैंड यानी इंडो चाइना। इंडो चाइना को स्वर्ण भूमि कहते थे। इंडो चाइना में कौन कौन सी कंट्री आती है? कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, म्यांमार। और यहां से, इंडो चाइना से सिल्क और मसाला बंगाल के अंदर आता था। इसलिए दिल्ली की गद्दी पे जो भी बैठता था उसके दो टारगेट तुरंत रहते थे, एक बंगाल, एक गुजरात। ये तीन रीजन की वजह से बंगाल भारत का कुबेर था, अकूत संपत्ति का क्षेत्र। और 1651 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में अपनी पहली फैक्ट्री खोली। कहां? हुगली में। में बंगाल में इंग्लिश ने अपनी पहली फैक्ट्री खोली हुगली में। और जिस साल इन्होंने फैक्ट्री खोली उसी साल बंगाल का गवर्नर कौन था? शुजा गवर्नर था बंगाल का 1651 में। 1651 ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी फैक्ट्री खोली बंगाल में,
हुगली में। बंगाल का गवर्नर शुजा, शाहजहां का बेटा, और इसकी बेटी को बचाया डॉक्टर बाउटन ने। लिख लो, डॉक्टर बाउटन एपिसोड। इसकी बेटी को मलेरिया हो गया था। किसकी बेटी को? शुजा की बेटी को मलेरिया हो गया था। इसकी बेटी को बचाया डॉक्टर बाउटन ने पेनिसिलिन के द्वारा। राजा महाराजा ना, आपने गवर्नर की बेटी को बचाया, तो रिवॉर्ड के रूप में उसने क्या किया? शुजा ने इनको एक गिफ्ट दिया कि पे ₹3,000 पर ईयर एंड डू द ट्रेड इन बंगाल, बिहार एंड ओडिशा। सिर्फ 3,000 रुपए दो सालाना और बंगाल में व्यापार करो। यह पहला तोहफा इनको दिया शुजा ने 1651 में कि 3,000 रुपया, बस 3,000 रुपया दो और व्यापार करो। और व्यापारी अगर राजनीति का सहारा पा जाए, सारे व्यापारी, पॉलिटिक्स द गार्जियन ऑफ इकोनॉमी, ये जब तुम आईएएस बनते हो, सांसद बनते हो, ये क्यों हजारों रिश्तेदार तुम्हारे पैदा हो जाते हैं? क्योंकि तुम अब प्रसाद बांट सकते हो, आशीर्वाद दे सकते हो। पॉलिटी इज द गार्जियन। राजनीति अर्थव्यवस्था की संरक्षिका है और व्यापारी हमेशा चाहता है कि राजनीति उसके पक्ष में रहे, उसके समर्थन में रहे, उसे छूट मिल सके। और यहां पे पहला संबंध हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी का और बंगाल की राजनीति का। 1698 में एक दूसरी घटना घटी। आज़िमुश शान, ये गवर्नर था बंगाल का, और इसने इनकी पर्सनल सर्विसेज से खुश होकर, पर्सनल सर्विसेज एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, पर्सनल सर्विसेज से खुश होकर इसने क्या किया? इनको जमींदारी दे दी 3 गांव की। कौन कौन सा गांव? कालीकट, सुतनाती और गोविंदपुर। इन 3 गांव की जमींदारी दे दी। किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को। पहली बार इन्होंने करीब से भारत के गांवों की समृद्धि देखी। और इन्हीं 3 गांवों को मिलाकर बना क्या? कलकत्ता। (1717) में, अब यहां से कहानी शुरू हो रही बंगाल की। 1717 में मुगल एम्परर फारुखसियार, मुगल बादशाह, इसने भी डॉक्टर फ्रैंकलिन की सर्विसेज से खुश होकर, डॉक्टर फ्रैंकलिन एपिसोड। ये कौन है डॉक्टर फ्रैंकलिन? इसको एसटीडी था, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। इंडिया में अगर पब्लिकली सेक्स की बात कर लो, लोग बड़े ना, तो गंदा आदमी वो सेक्स की बात कर रहा है, और करने के लिए लोग मरे जा रहे हैं। जो डॉक्टर देखो वही सोशल मीडिया पे आके बता रहा है डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई। सेक्स की दवा जो डॉक्टर बता रहा है उसका 1 घंटे में 4 मिलियन व्यूअरशिप चला जा रहा है। और यहां लोग कहते हैं सेक्स की गंदी बात कर रहा है। गंदी बात, बहुत गंदी बात कर रहा है। तो फ्रैंकलिन ने इसको ठीक किया। तो जब फ्रैंकलिन ने इसको ठीक किया तो इसने कंपनी को कहा, 2 गिफ्ट दिए। पहला कि पुराने सारे गिफ्ट, ओल्ड गिफ्ट्स विल बी मेंटेन्ड। जो तुमको पुराने गिफ्ट मिले वो सब बरकरार रहेंगे। जमींदारी जो मिली वो बरकरार रहेगी। इसने एक नया गिफ्ट दिया इनको,
और इसी गिफ्ट ने, और ये नया गिफ्ट था दस्तक, और इसी गिफ्ट ने कंपनी और बंगाल नवाब के बीच झगड़े की शुरुआत की। नोट करके लिखो, दस्तक यानी पास, और यही नोट करके लिखो, क्वेश्चन मार्क लगाओ। इसी गिफ्ट ने बंगाल नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच झगड़े की शुरुआत की, क्वेश्चन मार्क लगाओ। इसी गिफ्ट ने बंगाल नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच झगड़े की शुरुआत की, क्वेश्चन मार्क। दस्तक मतलब पास। अब ये डायग्राम बना लो तो और मामला क्लियर हो जाएगा। दस्तक किसको मिला? ईस्ट इंडिया कंपनी को, और आप डीएम है, आपका नाम है डॉली साहू। जमताड़ा देखी ना, उसमें लेडी आईपीएस है, बड़ी अच्छी एक्टिंग की है इस लेडी ने, डॉली साहू ने। छोटे छोटे कलाकार हैं लेकिन बड़ी प्यारी प्यारी एक्टिंग की। डॉली साहू, आप आईपीएस है, आपका नाम है डॉली साहू, और आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपना कार्ड दिया है। ईस्ट इंडिया कंपनी को दस्तक मिला है, और डॉली साहू आईपीएस है, इनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपना आई कार्ड दिया है। किस लिए दिया है? कि जब भी आप टॉल वॉल से गुजरे, क्योंकि आप हमारी सरकार के अधिकारी हैं, तो आप अपना आई कार्ड दिखा दें। डॉली साहू आईपीएस एसएसपी जमताड़ा। तो वही दस्तक इनको मिला था कि साहब ये दस्तक आपको दिया जा रहा है, किसके लिए? कंपनी के गुड्स के लिए। किसके गुड्स के लिए? कंपनी के गुड्स। कंपनी कि कंपनी के जो उत्पाद हैं वो दस्तक पास दिखाकर बिना टैक्स पे किए हुए पूरे प्रांत में चल सकते हैं। दस्तक यानी पास। लेकिन ये था सिर्फ कंपनी के लिए, कंपनी के उत्पादों के लिए। ये डॉली साहू जी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आई कार्ड किसके लिए दिया है? एसपी को दिया है, इनको दिया है। इन्होंने क्या किया? इस पास को अपनी फैमिली को दे दिया, फिर अपने नेबर्स को दे दिया, फिर अपने रिलेटिव्स को दे दिया, फिर स्कूल फ्रेंड्स को दे दिया, तो स्टेट ट्रेजरी को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को घाटा होगा कि नहीं होगा? होगा। अब यह दस्तक जो पास दिया गया था वो कंपनी के उत्पादों के लिए दिया गया था, कंपनी गुड्स के लिए। इन्होंने क्या किया? ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस दस्तक को कंपनी के जो अधिकारी थे वो अपने निजी व्यापार, प्राइवेट ट्रेड के लिए भी इस्तेमाल करते थे। जैसे मैं कंपनी का अधिकारी हूं या कंपनी का एम्प्लॉय हूं, और मैं लंदन से आया, 10 बोतल शराब लेता आया, यूरोप शराब के लिए फेमस है, उसको बेच दिया हिंदुस्तान में, ये मेरा प्राइवेट ट्रेड हुआ। ये दस्तक किसको मिला था? कंपनी के गुड्स के लिए। कंपनी के एम्प्लॉयों ने क्या किया? अपने प्राइवेट, निजी व्यापार में इस्तेमाल करना शुरू किया, और सिर्फ अपने निजी व्यापार में नहीं, अपने भारतीय दोस्तों को भी देना शुरू किया। भारतीय दोस्तों को भी देना शुरू किया। किसको नुकसान हुआ? बंगाल नवाब को। किसको नुकसान हुआ? बंगाल नवाब को। यहां किसको नुकसान हो रहा है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। यहां किसको नुकसान हो रहा है? बंगाल नवाब की ट्रेजरी को। लेकिन शुरुआत के जो नवाब थे, जैसे मुर्शीद कुली खान, अली वर्दी खान, इन लोगों ने स्थिति को संभाल रखा था। मुर्शीद कुली खान पढ़ाया मैंने पहले चैप्टर में। मुर्शीद कुली खान, अली वर्दी खान, इन लोगों ने मौके को संभाल रखा था, इन लोगों ने परिस्थिति को संभाल रखा था। अली वर्दी खान ने ईस्ट इंडिया कंपनी की तुलना किससे की? यूरोपीय कंपनियों की तुलना किससे की? मधुमक्खी से। एक वैस्प होता है बर्रा, पीला पीला, एक मधुमक्खी होती है, दोनों डंक मारते हैं। लेकिन वैस्प जब अपना छत्ता किसी घर में लगाता है तो लोग तोड़ देते हैं। मधुमक्खी जब छत्ता लगाती है तो तुमने अपने भाई को 2 चाटा मारा, फिर 20,000 रुपया दिया शाम को कि ले जाओ, बदतमीजी मत क्या करो, पापा का सम्मान करो, पढ़ा करो बैठ के, समझे? तो वो भाई आपका क्या कहेगा कि अरे बड़े भैया हमारे बस जबान के खराब हैं, दिल के बहुत अच्छे हैं।
अगर तुम शहद देकर डंक मारते हो तो तुम्हारे डंक का ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। अन का रूप ग्रहण करो। तो मुर्शीद कुली खान और अली वर्दी खान ये इस मामले को संभाल लिए, लेकिन अली वर्दी खान के बाद जो आदमी नवाब बना, सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला 1756 to 57, लिख लो ईयर, हेडिंग डालो छोटी सी, सिराजुद्दौला, और मस्ती में पढ़ो यार। दुखी होने की कोई जरूरत नहीं, निराश होने की कोई जरूरत नहीं, परेशान होने की कोई सब जरूरत ही नहीं। तुम्हारी जनरेशन आजकल परेशान क्यों है? तुम उत्तेजना में प्रेम कर रहे हो, तुम उत्तेजना में पढ़ाई कर रहे हो, तुम उत्तेजना में लड़ाई कर रहे हो, तुम उत्तेजना में पूजा कर रहे हो, कहीं रिजल्ट नहीं आ रहा है। ये उत्तेजना हटा दो आराम से, आराम से। बस एक काम करना, उत्तेजना हटा दो। उत्तेजना हटेगी कैसे? ध्यान से। क्यों परेशान हो रहे हो? ये किताब पढ़ा रहा हूं, ये किताब, इसका हिंदी वर्जन भी तुम ले सकते हो, इसका पूरा इंग्लिश वर्जन भी पढ़ा हुआ है, ये बाइलिंगुअल है। और जिस दिन ये किताब खत्म करूंगा भाई साहब, अभी तो दूसरे चैप्टर पे चल रहा हूं, और जिस दिन ये किताब खत्म करूंगा, गारंटी -100% माइनस। अगर प्लस हुआ तो तुम ही बताना कि प्लस हुआ था। कभी कभी गारंटी माइनस में भी लेनी चाहिए। है? तो किसकी वजह से बंगाल नवाब ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच झगड़ा शुरू हुआ? दस्तक की वजह से। मुर्शीद कुली खान, अली वर्दी खान, इन्होंने दस्तक के मुद्दे को संभाल रखा था। कहानी बदली सिराजुद्दौला के आने से। यंग, एनर्जेटिक, एम्बिशियस। पढ़ना, बहुत गौर से पढ़ना, तुम्हें बड़े सारे सवालों के आंसर मिलेंगे। यंग, एनर्जेटिक, एम्बिशियस, लेकिन सफरिंग फ्रॉम एंगर, impatience, lack of experience, जिसके पास ये एक गुण हो उसकी जिंदगी खत्म हो जाए। 3, ट्यूबरक्लोसिस, टीबी, कैंसर और अस्थमा, 3 रोग हैं आदमी को। है तो 21 साल का जब गद्दी में बैठ रहा है, यंग है, एनर्जेटिक है, महत्वाकांक्षी है, लेकिन ये 3। अब 1756-57 कनेक्ट करो। 1756-57 वो साल है, 1756-57 वो साल है when East India Company is having big achievements. Where? South India, कर्नाटक एंड हैदराबाद। 1756-57 वो साल है जब ईस्ट इंडिया कंपनी को बड़ी उपलब्धियां मिल रही। कहां पे? साउथ इंडिया में, कर्नाटक में। रॉबर्ट क्लाइव ने सारा पासा पलट दिया। जो कहानी ड्यूप्ले ने शुरू की थी, जिसने फ्रांसीसी शक्ति को एक स्थान दिया था, वो सारा पासा पलट दिया रॉबर्ट क्लाइव ने। और EIC उत्साहित थी। ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज एंथुजियास्टिक। अब इस साउथ के अचीवमेंट से फोर्ट विलियम का जो गवर्नर था, रोजर ड्रेक, फोर्ट विलियम का गवर्नर कौन? रोजर ड्रेक। रोजर ड्रेक, ये फोर्ट विलियम का गवर्नर था, रोजर ड्रेक।
ये साउथ की इस घटना से बड़ा इंप्रेस्ड हुआ, प्रभावित हुआ। इसने कहा यार इन लोगों ने साउथ में कांड किया, आओ हम बंगाल में करें। और परिस्थिति इसको लगा एकदम सही है। इसको लगा, रोजर ड्रेक को लगा कि परिस्थिति एकदम सही है। उत्तराधिकार का युद्ध कर्नाटक में भी चल रहा था, हैदराबाद में भी चल रहा था, और बंगाल में जब ये बैठा वहां भी उत्तराधिकार का युद्ध, वॉर ऑफ सक्सेशन, वॉर ऑफ सक्सेशन, उत्तराधिकार का युद्ध। यह अवसर था कंपनी के लिए। यही तो था फार्मूला, इंटरफियर इन द इंटरनल मैटर्स ऑफ इंडियंस एंड हैव इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल गेन्स। तो कर्नाटक में उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था, इसका फायदा उठाया फ्रांसीसियों ने, अंग्रेजों ने। चंदा साहिब अनवरुद्दीन, हैदराबाद में उत्तराधिकार का चल रहा था मुद्दा, इसका फायदा उठाया फ्रांसीसियों ने, अंग्रेजों ने। और जब शिराज गद्दी पर बैठा तो यहां भी उत्तराधिकार का मामला फंसा हुआ था। किसके किसके बीच? शिराज के बीच और शौकत जंग। तो एक तो परिस्थिति मौजूद है, उत्तराधिकार का युद्ध, और दूसरा ये तो रोजर ड्रेक ने सोचा बॉस मौका बहुत अच्छा है। ये अनुभव विहीन, लैक ऑफ एक्सपीरियंस, गुस्सैल, इंपेशेंट, विजुअलाइज करो। सुबह स्वामी करमवीर जी ध्यान करा रहे हैं, उनका कोटि कोटि नमन है उनको। योग करा रहे हैं, आप सब योग और ध्यान से जुड़ें। भगत सिंह एसोसिएशन का फॉर्म इस महीने आ जाना चाहिए, 2 अक्टूबर से उसकी लॉन्चिंग करेंगे। और मॉडर्न इंडिया मस्ती में। तो रोजर ड्रेक को लगा कि यार बॉस बहुत अच्छा, एक तो परिस्थिति, सिचुएशन, कौन सी परिस्थिति? वॉर ऑफ सक्सेशन, उत्तराधिकार का युद्ध, और दूसरा राजा या नवाब, युवा पर अनुभवहीन। तो जो रोजर ड्रेक था, फोर्ट विलियम का गवर्नर, उसको लगा यार मौका बहुत सही है, अगर साउथ के लोग फायदा उठा सकते हैं तो हम भी फायदा उठाएंगे। और नवाब को भड़काने के लिए इसने क्या किया? फोर्टिफिकेशन ऑफ फोर्ट विलियम, फोर्टिफिकेशन ऑफ फोर्ट विलियम, नवाब को भड़काने के लिए। अब मैं एक्स के मकान में किराएदार हूं और बिना उससे पूछे छत पे कमरा बनवा रहा हूं, तो मकान मालिक नाराज नहीं होगा? ये किराएदार है नवाब के, कलकत्ता को किलाबंदी कैसे कर सकते हैं ये? दिस वॉज अ अटैक ऑन द सोवर्निटी ऑफ नवाब। लिख लो नोट करके, दिस वॉज द अटैक ऑन सोवर्निटी ऑफ नवाब। नवाब की संप्रभुता पे हमला। दिस वॉज अ अटैक ऑन सोवर्निटी ऑफ नवाब, नवाब की संप्रभुता पे हमला। बस नवाब ने अटैक कर दिया। कहां? फोर्ट विलियम पर। शिराज अटैक्ड फोर्ट विलियम, शिराज अटैक्ड फोर्ट विलियम। शिराज ने फोर्ट विलियम पर हमला कर दिया, हमला किया और कब्जा कर लिया। सिर्फ हमला ही नहीं किया, कब्जा कर लिया। रोजर ड्रेक को भागना पड़ा। रोजर ड्रेक को भागना पड़ा। कहां शरण लिया? फुल्टा में। फुल्टा एक आइलैंड है। रोजर ड्रेक को भागना पड़ा, फुल्टा में शरण लिया। पर यहीं एक गलती कर दी सिराजुद्दौला ने। इतना इंपॉर्टेंट जगह फोर्ट विलियम, उसको इसने क्या किया? एक सिविल अधिकारी के ऊपर सौंप दिया, मानिकचंद।
मानिकचंद कौन है ये? सिविल अधिकारी है। इतना इंपॉर्टेंट जगह फोर्ट विलियम एक सिविल अधिकारी के ऊपर सौंप दिया। मानिकचंद, मानिकचंद कौन है ये? सिविल अधिकारी है। इतना इंपॉर्टेंट जगह फोर्ट विलियम, जब तुमने उसको कब्जा कर लिया तो किसी मिलिट्री अधिकारी के अंडर में कर देते। इसने फोर्ट विलियम को मानिकचंद एक सिविल अधिकारी के इंचार्ज में छोड़ दिया। यह पहली अनुभवहीनता का एग्जाम्पल। कब्जा कर लिया इसने फोर्ट विलियम पर, लेकिन फोर्ट विलियम को किस पे सौंपा? किसको दिया? एक सिविल अधिकारी मानिकचंद को। और रोजर ड्रेक फुल्टा में जाके चिल्लाने लगे, हेल्प हेल्प हेल्प। रॉबर्ट क्लाइव शतक मार ही चुका था आईपीएल में, वर्ल्ड कप की टीम घोषित होने वाली थी, तो बोले बुलाओ यार। अगर आपका घर किसी मुसीबत में फंसा और आपने घर को उस मुसीबत से निकाला है, तो जब जब आपके घर में मुसीबत पड़ेगी आप याद किए जाएंगे। अब अंग्रेज कर्नाटक में मुसीबत में थे, क्लाइव ने उनको बाहर निकाला। अब अंग्रेज बंगाल में मुसीबत में है, तो 1756 इस परिस्थिति में 1756 ईआईसी ने रॉबर्ट क्लाइव को गवर्नर बना के भेजा। किसका गवर्नर? फोर्ट विलियम का। देखो, थ्री इडियट का डायलॉग यही है कि बेटा काबिल बनो, उपलब्धि तुम्हारे पीछे भागेगी। तुम लोग यार हमको गाली देते हो, ये तो खैर ठीक करते हो, चलो ये तो बड़ा अच्छा काम करते हो, ये तो बहुत अच्छा काम करते हो, इससे अच्छा कोई काम नहीं। इस देश का इतिहास पढ़ने के बाद मुझे लगा कि अगर हम गाली खा रहे हैं तो यार कुछ बहुत तगड़ी चीज भगवान ने हमको दे रखी है। बुद्ध को भगा दिए इस देश से, आचार्य रजनीश को भगा दिए, ओशो को। सेक्स का बात करता है, सेक्स का बात करता है। अरे तुम कर नहीं पा रहे हो तो बात नहीं करेगा वो। उस बेचारे ने संभोग से समाधि किताब प्रवचन दिया, उस पर किताब आई संभोग से समाधि, उसको पकड़ लिया लोगों ने। संभोग का बात, अरे भैया संभोग का बात कर रहा है, समाधि की कर रहा है, जाहिल समाधि की बात कर रहा है। अस्सी 80% बड़े पद पे बैठे हुए लोग आज उससे प्रभावित हैं। क्या एक्टर, क्या पॉलिटिशियन, क्या बिजनेसमैन, आज सब उससे कह रहे हैं कि भाई हमारा जीवन ओशो की वजह से बदला। उसकी एक किताब है शिव सूत्र, पढ़ के देखना, शिव सूत्र बाय ओशो। गाली देना बहुत आसान है। हमने कह दिया भैया कृष्ण की तरह बनो, एक हाथ में किताब रखो, दूसरे हाथ में गन रखो, वो भी सरकार द्वारा दी गई, नहीं तो ये महमूद गजनी आते रहेंगे हिंदुस्तान में और तुमको लूटते रहेंगे। कट्टा का बात कर रहा है, पलाता नहीं है, कट्टा का बात कर रहा है। वो 1008 से 1025 तक भारत में घुस घुस कर लूटता रहा। अब हिस्ट्री में पढ़ रहा, महमूद गजनी ने हमको लूटा, अकेले उसने नहीं लूटा, तैमूर ने भी लूटा, नादिर शाह ने भी लूटा, अब्दाली ने भी लूटा, रॉबर्ट क्लाइव ने लूटा, कॉर्नवालिस ने लूटा, सिर्फ तुम्हारी कमजोरी की वजह से। कट्टा बता रहा है, बताएंगे। के एंड के, ये देखो इसी का डायलॉग है थ्री इडियट में कि बेटा काबिल बनो, काबिल। क्लर्क था ये आदमी, क्लर्क, ईस्ट इंडिया में क्लर्क, और कर्नाटक में इसने कंपनी को मुसीबत से बाहर निकाला। और जब कर्नाटक में इसने कंपनी को मुसीबत से बाहर निकाला और बंगाल में जब कंपनी मुसीबत में फंसी, गवर्नर बना के भेजा इसको, फोर्ट विलियम का गवर्नर 1756। और सुनो, जब बक्सर का युद्ध हुआ 1764, तो कंपनी के डायरेक्टरों को लगा कि अब क्या किया जाए यार, ये तो बंगाल हमारी कदमों में पड़ा हुआ है। मुगल बादशाह ये तो हाथ जोड़ा बैठा है कि माई बाप
शुजाउद्दौला तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने कहा काम करो यार, ये खेल शुरू किसने किया था, खिलाड़ी कौन है? बोले रॉबर्ट क्लाइव। बोले उसको बुलाओ। 1765 गवर्नर ऑफ बंगाल बनाकर भेजा उसको, क्लर्क से गवर्नर किसका? फोर्ट विलियम का, और फिर गवर्नर ऑफ बंगाल 1765। और गवर्नर के रूप में तो उसने जो जो कांड किए हैं आगे पढ़ाऊंगा। ये देखो 1756 में ईआईसी ने रॉबर्ट क्लाइव को गवर्नर बना के भेजा फोर्ट विलियम, और जैसे ही गवर्नर बनकर पहुंचा पहला काम इसने क्या किया? मानिकचंद को ब्राइब दे दिया। मानिकचंद सिविलियन अधिकारी है, मानिकचंद को ब्राइब दिया, ब्राइब, घूस। मिलिट्री अधिकारी होता तो लड़ना पड़ता, सिविल अधिकारी, उसको ब्राइब दे दिया, ये लो। और फोर्ट विलियम वापस ले लिया। यह पहली उपलब्धि, बिना किसी बवाल झगड़े के फोर्ट विलियम वापस ले लिया। पहुंचते ही पहला कांड किया, मानिकचंद को ब्राइब दिया, फोर्ट विलियम वापस ले लिया। बढ़िया खिलाड़ी है। दूसरा काम विभीषणों को बुलाया। एक विभीषण ने रावण का विनाश कर दिया। एक बंगाल में तमाम विभीषण यानी ट्रेटर। कौन विभीषण? मीर जाफर। कौन विभीषण? जगत सेठ। कौन विभीषण? खादिम खान। कौन विभीषण? ओमीचंद। इसके बाद एटसेट्रा। एक विभीषण ने रावण का विनाश करवा दिया था। यहां देखो लाइन से विभीषण बैठे हैं, सबको बुलवाया उसने। हाँ भाई, क्या जाफर साहब क्या चाहिए? वे बोले साहब हमको नवाब बनना है साहब। हाँ बोले बनाएंगे ना तुमको नवाब। और जगत सेठ बोले साहब ट्रेड सुविधा थोड़ा सा मिलता, जियो का सिम थोड़ा ज्यादा बिकता तो थोड़ा अच्छा हो। अरे बोले एकदम बेचेंगे, जियो का सिम बेचेंगे, तो चिंता क्यों कर रहे हो? खादिम खान तुम्हें क्या चाहिए? बोले साहब हमको सेनापति बनना। बोला तलवार पकड़ ले? तो जी साहब पकड़ लेते। अच्छा ठीक है तुमको तो। ओमीचंद से बोला तुम्हें क्या चाहिए? बोले साहब 20 लाख रुपया मिल जाए। और बोले बस। ये इन भिखमंगों ने, ये देखो, ये इससे क्या सीख मिलती है कि दुश्मन पर हमला करने से पहले उसके घर में विभीषण निकाल लो, लड़ाई आसान हो जाएगी। सिर्फ पढ़ना नहीं है, अंतर्दृष्टि को डेवलप भी करना है। पहला कदम दिया, मानिकचंद को घूस दिया, फोर्ट विलियम वापस लिया। दूसरा, विभीषणों को अपने पक्ष में किया। और तीसरा, एक और कांड कर दिया, दुश्मन पर हमला करने से पहले उसे बदनाम करो, उसका सामाजिक आधार खत्म कर दो। हर्षद मेहता मूवी में कहता नहीं, जिसका काम खराब नहीं कर सकते उसका नाम खराब कर दो। बड़ा फेमस डायलॉग है कि जिसका काम खराब नहीं कर सकते, जिसको भी 5-5, 6-6 साल से जो अटेम्प्ट दे रहा हो, सिलेक्शन नहीं हो रहा है, इस कोर्स को कर लो और तुम्हारा अगले साल सिलेक्शन हो जाएगा। सिर्फ ये एक किताब पढ़ लो बस मेरे साथ, बस। और एक किताब सिर्फ 2 चैप्टर मेरे साथ पढ़ लो। अगर तुम्हारी दृष्टि नहीं बदली, तुम्हारा सोचने का तरीका नहीं बदला, नहीं पढ़ाएंगे। सद्दाम हुसैन, समाज पहले उसको पूरी दुनिया में बदनाम किया, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। मुअम्मर अल गद्दाफी। यह राजनीति का नियम है कि दुश्मन पर हमला करने से पहले, उसको चुनाव में हराने से पहले पप्पू बना दो। लोग उसका मजाक उड़ाने लगे, लोग उस पर हंसने लगे। यह नियम है राजनीति का, जिसका काम खराब नहीं कर सकते उसका नाम खराब कर दो। तो यही फॉर्मूला क्लाइव ने लगाया, ब्लैक होल ट्रेजेडी। ब्लैक होल ट्रेजेडी, ये कहानी बनाई। इस कहानी को लिखा किसने? ब्लैक। तीसरा काम किया, ब्लैक होल ट्रेजेडी।
इस कहानी को सिर्फ एक आदमी ने लिखा है, हॉलवेल ने। इसको बाद में गवर्नर बना दिया बंगाल का। सियारुल मुख्तकारीन जो उस समय की किताब है उसमें चर्चा ही नहीं है। ब्लैक होल ट्रेजेडी। भाई जब लोग उसका मजाक उड़ाने लगे, लोग उस पर हंसने लगे। ये नियम है राजनीति का, जिसका काम खराब नहीं कर सकते उसका नाम खराब कर दो। तो यही फॉर्मूला क्लाइव ने लगाया, ब्लैक होल ट्रेजेडी। ब्लैक होल ट्रेजेडी, ये कहानी बनाई। इस कहानी को लिखा किसने? ब्लैक। तीसरा काम किया, ब्लैक होल ट्रेजेडी। इस कहानी को सिर्फ एक आदमी ने लिखा है, हॉलवेल ने। इसको बाद में गवर्नर बना दिया बंगाल का। सियारुल मुख्तकारीन जो उस समय की किताब है उसमें चर्चा ही नहीं है। ब्लैक होल ट्रेजेडी। भाई जब कंपनी तो ट्रेड करने गई है ना इंडिया, वो बंगाल के राजा से क्यों लड़ेगी? पार्लियामेंट में सवाल पूछा जाएगा कि तुम ट्रेड करने गए थे कि तुम वहां युद्ध कर रहे थे? तो जवाब देना पड़ेगा ना ब्रिटेन की जनता को, यूरोप की जनता को, कि युद्ध क्यों किया। तो ये कि साहब 143 लोग को साहब एक कमरे में, बहुत जालिम था साहब, शैतान था साहब, बहुत परेशान करता था साहब लोगों को, बच्चों बूढ़ों को मार डाला साहब। और जब उसकी स्थिति क्लाइव की मजबूत हो गई तो चौथा कदम उठाया, चंदरनगर पर हमला। चंदरनगर क्या है? चंदरनगर पर हमला। ये क्या है? फ्रांसीसी सेटलमेंट है, फ्रेंच सेटलमेंट है। अब हम और प्रहलाद चा किराएदार हैं प्रधान जी के यहां, पंचायत सीरीज। हम और प्रहलाद चा किराएदार हैं प्रहलाद जी के घर में। हम और प्रहलाद चा किराएदार हैं प्रधान जी के घर में, और मैं प्रहलाद चा से कह रहा हूं कि मकान खाली करो। तो मैं कौन? मैं भी तो किराएदार हूं। एक किराएदार दूसरे किराएदार पर हमला कैसे कर सकता है? दिस वॉज अगेन अटैक ऑन द सोवर्निटी ऑफ नवाब। नवाब की संप्रभुता पर फिर हमला, और इसका परिणाम रहा बैटल ऑफ प्लासी 1757। भारत के इतिहास का एक निर्णायक युद्ध। ये देखो, हमारी शिक्षा व्यवस्था कहती है पढ़ाई करो, 28 घंटा पढ़ाई करो, 30 घंटा पढ़ाई करो। अभी मैं लिफ्ट में आ रहा था, एक छोटी सी बच्ची को उसकी दादी लेके जा रही थी, रो रही थी बेचारी, आज होमवर्क नहीं किया था उसने। केजी की बच्ची, केजी की। हिंदुस्तान के मां बापों से मैं हाथ जोड़ रहा हूं कि भैया कम से कम केजी से क्लास 8 तक अपने बच्चों के दिमाग को मत मारो, पढ़ाई के प्रति नफरत मत पैदा करो, जागरूक करो, उनको स्ट्रेस मत दो। हाँ वो बदतमीजी करें वो अलग, तब आप कार्रवाई करो, कोई बात नहीं, उनको डराओ मत। ये जो आप बचपन में जो कच्ची मिट्टी है ना, ये जो शेप आज आप दोगे वही आगे काम आएगा। बाकी चाहे लंदन पढ़ाओ चाहे अमेरिका पढ़ाओ, ये देख लो, ये राजा थे, राजा 21 साल के नवाब, ये 51 साल का क्लर्क, इनके पास राज्य था, सेना थी, ट्रेजरी थी। ये बेचारा आता है बंगाल और इनका राज्य छीन लेता है। देखो व्यक्तित्व का कितना बड़ा रोल होता है जिंदगी में। ये देखो पर्सनालिटी का कितना बड़ा रोल है जिंदगी में। ये देखो, ये वहां ब्रिटेन का आदमी बंगाल में, बलिया का आदमी नहीं, गाजीपुर का नहीं, गोंडा का नहीं, ब्रिटेन का आदमी बंगाल में साजिश कर रहा है। और इनके पास सब कुछ है, राज्य है, सेना है, सब है, बस यहां ये खाली है, थोड़ा सा यहां कुछ नहीं डाला भगवान ने। एमडी है ये,
एक होता है CMD, कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट, एक होता है MD, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट। MD है, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। सब होके हम हार गए और कुछ ना होके कब्जा। इसको कहते हैं व्यक्तित्व, इसको कहते हैं समझ, इसको कहते हैं इंसाइट, ऑब्जर्वेशन, अंडरस्टैंडिंग। इसी के विकास के नाम को तैयारी कहते हैं। पढ़ने को तैयारी नहीं करते। बताओ अंकित क्या क्वेश्चन पूछ रहे थे? बताओ अमित, पूछो क्वेश्चन। ये कहानी पूरी समझ में आ गई? ये पूरा फिर अभी आते हैं प्लासी पे, आएंगे सब समझाएंगे यार, एकदम पढ़ाएंगे, टेंशन मत लो। ये पूरी स्टोरी समझ में आ गई शिराज से? अरे फोर्ट विलियम का गवर्नर है चाचा। 1756 में फोर्ट विलियम का गवर्नर बनकर आता है, 65 में बंगाल का गवर्नर है। आदित्य रॉय बताओ, अनूप रावत। अब सवाल पूछो, हर 40 मिनट के बाद 5 मिनट का गैप लिया करो और सवाल पूछो। सर लेकिन फोर्ट विलियम पर कब्जा तो सिराज का है। हाँ तो बना के भेजा, देखो मीर ले लिया ना मानिकचंद से। सर आई एम नॉट एबल टू रिटेन व्हाट आई स्टडी, सर प्लीज सजेस्ट समथिंग। अब या तो तुम बेटा मुझसे सच मत बुलवाओ, या तो तुम सीरीज बहुत देख रहे होगे, और या तुम कुछ और ब्लू 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 देख रहे होगे, या तुम दुनियादारी बहुत कर रहे होगे। अरे दिमाग में तुम्हारे पिछले 10 जन्म की कहानी सेव है। दिमाग की एक खासियत है अमितराज, जिसको लगता है बस उसी को सेव करता है। माँ पिताजी पढ़ाई के लिए मना करते हैं क्योंकि सर में गांठ है, सर क्या करें? हाँ बेटा थोड़ा सा ऐसा करो, स्वामी करमवीर जी से संपर्क में आओ और प्राणायाम करो। और बिल्कुल सही कहते हैं माँ पिताजी, थोड़ा सा वो कम पढ़ो, मतलब यही हमारी क्लास में थोड़ा बहुत मौज के लिए पढ़ लिए बहुत है ना। सर नीचे गया था खाना, अरे यार हमें भी खिलाओ यार, थोड़ा मिस कर दिया। क्या लाए आदित्य? सर जी थोड़ा गाइडेंस दे दीजिए, क्योंकि ये आईएएस की जर्नी आपके ऐप से शुरू किया है, तो जो पढ़ रहे हैं सर जी उसका अलावा भी कुछ पढ़ना है। मीडियम इंग्लिश टारगेट 2026। नहीं बेटा, हाँ बिल्कुल पढ़ना है, एकदम पढ़ना है। ओशो की बुक फ्राइडे या सैटरडे, दो में से किसी दिन ओशो की बुक का कोर्स रखेंगे, पढ़ाई वाला कोर्स, सिर्फ पढ़ाई। ये सब पढ़ाई ही तो चल रहा है यार, मजा ही तो ले रहे हो, पढ़ाई में मजा चल रहा है। ओशो बुक ले लो, शिव सूत्र, बहुत प्यारी किताब है, बहुत प्यारी शिव सूत्र, पढ़ो उसे। ये कहानी क्लियर सिराज? देखो 1757 और फिर रोजर ड्रेक का दुस्साहस। रोजर ड्रेक ने दुस्साहस क्यों किया और रोजर ड्रेक को भुगतना पड़ा, और फिर क्लाइव को भेजा गया कि जाओ मामले को संभालो। अरे डिप्रेशन उपरेशन में शिवम त्रिपाठी क्या जरूरत है डिप्रेशन होने की? हमको 50 गाली दो, डिप्रेशन अपने आप खत्म हो जाएगा है? गुंजन सिंह बीपीएससी के लिए क्या करें? यही करो बेटा, हमसे अप्रोच सीखो और बीपीएससी, सीपीएससी, एलपीएससी, एफपीएससी, अफ्रीकन सिविल सर्विसेज भी क्वालिफाई करो। पढ़ाएंगे अल्तमाश खान, केमिस्ट्री भी पढ़ाएंगे। ज्योति पांडे, ये लाइव क्लास है ना? अरे बिल्कुल लाइव है, ये देखो बेटा, ये लाइव है ना? नाच के दिखाएं तब मानो ही लाइव है।
पूरा पढ़ाऊंगा, यूट्यूब वाले भी मजा लो, पूरा पढ़ाऊंगा, ऐसे पढ़ाऊंगा, 3 चैप्टर पढ़ाऊंगा, और ये कोर्स 500 रुपया महीने का है। प्लासी का युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट, प्लासी का युद्ध, ये पूरी कहानी प्लासी का युद्ध। तो पढ़ाई के साथ साथ देखो एक बात, पढ़ाई के साथ साथ पर्सनालिटी पर भी ध्यान देना है अंकल। ये देखो, पर्सनालिटी के साथ तुम लोग कहोगे तो पूरी मॉडर्न इंडिया यूट्यूब पर पढ़ा देंगे, पर एक ही शर्त है, पूरी मॉडर्न इंडिया यूट्यूब पर पढ़ा देंगे, बस शर्त एक है कि सब लोग 10-10 गाली हमको लिखोगे कम से कम यूट्यूब पे, तब पढ़ाएंगे। और अगर मेरी तारीफ की है तो नहीं पढ़ाएंगे, इतना जान लेना। कम से कम 10-10 गाली, और पूरी मॉडर्न इंडिया यूट्यूब पे पढ़ा देंगे, और मस्ती से पढ़ो, लेकिन शर्त यही है क्योंकि तुमको मजा आता है, और मजा आएगा तो पढ़ोगे तो और याद रहेगा ना। कोई पूछ रहा था सर गुंडा कैसे बनते हैं, ये सवाल हिजड़े करेंगे, गुंडा कैसे बनते हैं। मर्द ये सवाल नहीं कर सकता गुंडा कैसे बनते हैं, परिस्थिति जहां आएगी वहां वो गुंडा बन जाएगा। भाई शिशुपाल ने गाली दिया तो भगवान ने निकाल के ठोका कि नहीं ठोका। अगर मेरी तारीफ की मॉडर्न इंडिया पढ़ाने पे तो नहीं पढ़ाऊंगा, कल से बंद कर दूंगा। अगर मेरी तारीफ की बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो, मजा आ रहा है, तो मैं समझ जाऊंगा तुम लोग मुझसे काम निकाल रहे हो। गाली दो मुझको, नहीं तो नहीं पढ़ाऊंगा। बैटल ऑफ प्लासी 1757, ये देखो ये पर्सनालिटी इंपॉर्टेंट है बाबूजी। आडी राजा बनने जा रहा हूं, आप महामंत्री। अरे बहुत बहुत बहुत, अरे मुझे सलाहकार रख लेना यार, महामंत्री कैसे बनाओगे यार। हाँ न्यूज़पेपर करते हैं, हर खरवार किसी दिन न्यूज़पेपर करते हैं, किसी एक दिन जो है न्यूज़पेपर करते हैं, टेंशन मत लो। हाँ सही पकड़े एकदम आरटी, सही पकड़े एकदम, सही पकड़े तुम। सर वांट्स एनर्जी फ्लो इन फॉर्म ऑफ गाली, करेक्ट। है बैटल ऑफ प्लासी, इंपॉर्टेंट फीचर्स प्लासी के फीचर्स और इंपॉर्टेंस, महत्व, दो बातें पढ़नी है। पहला फीचर्स, पहला इट वॉज अ स्कर्मिश नॉट अ वॉर, ये एक दंगा था। अब गांव में झगड़ा हुआ, 3 लोग मर गए, तो तुम कहोगे कि देयर वॉज अ वॉर इन अ विलेज। अरे 400-500 800 1000 आदमी मरे यार, उसको वॉर कहोगे? ये स्कर्मिश था, दंगा फसाद, युद्ध नहीं था। सेकंड फीचर बिट्रायल, धोखाधड़ी। मीर मदन और मीर मोहन को छोड़कर, नवाब के सारे कमांडर कंपनी से मिल गए थे। बिट्रायल, धोखेबाजी। मीर मदन और मीर मोहन को छोड़कर नवाब के सारे कमांडर कंपनी से मिल गए थे। तीसरा फीचर रोल ऑफ मीर जाफर। इसको बेचारे को बड़ा भुगतना पड़ा बाद में, ऐसा नहीं है। रोल ऑफ मीर जाफर,
इसको जैकॉल कहा गया। लोमड़ी किसका? रॉबर्ट क्लाइव का। जैकॉल किसका? क्लाइव का। बीच युद्ध में जाके इसने जो है सिराजुद्दौला को समझाया कि बेटा स्थिति बहुत खराब होगी, तुम निकल लो, हम संभाल लेंगे। वो बेचारा लैक ऑफ एक्सपीरियंस, अनुभव की कमी के कारण, चेस के गेम में राजा हटा तो गेम खत्म। मोनार्की और चेस सेम है। चेस के गेम में राजा हटा तो गेम खत्म। और जैसे ही निकला युद्ध मैदान से, इसकी सेना ने समझा कि राजा तो भाग गया, सेना ने सरेंडर कर दिया। सबसे बड़ा रोल इसका। और फिर किलिंग ऑफ शिराज, मीर जाफर के बेटे मीरन ने शिराज की हत्या कर दी। ये उसके फीचर्स हैं। इंपॉर्टेंस, पहला इंपॉर्टेंस, कंपनी बिकेम किंग मेकर इन बंगाल। कंपनी बिकेम किंग मेकर, ईआईसी बिकेम किंग मेकर। ईआईसी क्या बन गई? नृप निर्माता। नृप निर्माता, ट्रेडर, मर्चेंट से क्या बन गई? नृप निर्माता। दूसरा क्या हुआ? दूसरा इंपॉर्टेंस, बिगिनिंग ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ, धन निर्गमन की शुरुआत यहीं से। किस रूप में? ब्राइब और गिफ्ट के रूप में। धन निर्गमन की शुरुआत ब्राइब और गिफ्ट के रूप में। डार्क नाइट ऑफ बंगाल, बंगाल के काले रात की शुरुआत। डार्क नाइट फॉर बंगाल। चौथा, प्रिपेयर द बैकग्राउंड फॉर द कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया, भारत पर कब्जे का बैकग्राउंड तैयार किया। बस मीर जाफर राजा बन गया। पानी पिलाओ यार, पानी पिलाओ। यूट्यूब पे पढ़ाएंगे मॉडर्न इंडिया अब। ढूंढे किसे तेरा मन, चलते चलते हेरी पवन, ढूंढे किसे तेरा मन, चलते चलते। वाला गाना सुना है? मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, बर्बादियों का शौक मनाना फिजूल था। अब 500 रुपया गिर गया बाजार में तो अगर रोए क्या करबो? 500 रुपया तो हर बाजार में गिर गया, तू जात रहो बाजार में 500 रुपया गिर गया। अब कितनो रोई लो, छाती पीट लो, कपड़ा फाटा रो, कौन फर्क पड़ता है? बर्बादियों का शौक मनाना फिजूल था, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया। कुछ गाने हम तुमको रिकमेंड करते हैं, उसको सुना करो यार। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो लो उधार। अब घर में किसी जाके दरवाजा नहीं खटखटाना कि भैया दर्द है थोड़ा सा हमको दे दो। नहीं, अगर किसी की आंखें नहीं है, सड़क पे खड़ा है, उसको पार करा दीजिए, यही करना है बस। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। आज सोने से पहले सोना, मैंने सोचा है कि शाम को पढ़ाएंगे 10 बजे तक और फिर यही सब रिपीट करते करते सो जाओ, इन्हीं पॉजिटिव थॉटों के साथ सो जाओ और सुबह करो योग और ध्यान परम पूज्य स्वामी करमवीर जी के साथ, और सिलेक्शन लो सब, और फिर हमको गाली दो। और तुम्हारे पास काम क्या है? हैं? बताओ।
है ना। चलो, मीर जाफर राजा बन गया, मीर जाफर राजा बन गया 1757 में। अब तुम इसकी मॉडर्न इंडिया की किताब खरीदो और जैसे मैं पढ़ा रहा हूं कुछ गाने हम तुमको रिकमेंड करते हैं, उसको सुना करो यार। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो लो उधार। अब घर में किसी जाके दरवाजा नहीं खटखटाना कि भैया दर्द है थोड़ा हमको दे दो, नहीं। अगर किसी की आंखें नहीं है, सड़क पे खड़ा है, उसको पार करा दीजिए, यही करना है बस। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। आज सोने से पहले सोना, मैंने सोचा है कि शाम को पढ़ाएंगे 10 बजे तक और फिर यही सब रिपीट करते करते सो जाओ, इन्हीं पॉजिटिव थॉटों के साथ सो जाओ और सुबह करो योग और ध्यान परम पूज्य स्वामी करमवीर जी के साथ, और सिलेक्शन लो सब, और फिर हमको गाली दो। और तुम्हारे पास काम क्या है, हैं? बताओ। है ना। चलो, मीर जाफर राजा बन गया, मीर जाफर राजा बन गया 1757 में। अब तुम इसकी मॉडर्न इंडिया की किताब खरीदो और जैसे मैं पढ़ा रहा हूं कॉन्सेप्ट क्लियर होता जा रहा है, फिर किताब पढ़ो, जो चीज यहां छूट जा रहा है वहां एडिशन कर लो। श्री भगवान एसबीजी सर पूरा डिटेल से करा, मैं जाओ यार अपने घर, हमको किसी चीज का आदेश मत देना, डिटेल में कराओ, ये कराओ वो कराओ। सर राजा बनाते हो सर जी, भिखमंगे कैसे राजा बनेंगे? राजा पैदा होते हैं मोदी जी की तरह, बचपन से। जैसे एक ब्लड ग्रुप होता है ना, ओ पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, ऐसे एक ब्लड ग्रुप होता है, चपरासी पॉजिटिव, क्लर्क पॉजिटिव, राजा पॉजिटिव। जिसके अंदर ग्रुप है उसको बताने की जरूरत थोड़ी है। अर्जुन के अंदर है तो द्रोणाचार्य पढ़ा रहे हैं, उसको समझ में आ रहा है। भीम, नकुल, सहदेव कह रहे पढ़ाता ही नहीं है, द्रोणाचार्य पढ़ाता ही नहीं है। मीर जाफर 1757 में गद्दी बैठा, खूब पैसा बांटा इसने, इसी के पैसे के बल पे उन लोगों ने अंग्रेजों को, फ्रांसीसियों को हराया दक्कन में। है इसी के बल पे, इसी के पैसे के बल पे इन्होंने फ्रांसीसियों को हराया दक्कन में। डेली इससे पैसा मांगे, डेली सबको पैसा दिया, क्लाइव को दिया, वॉटसन को दिया, सबको, और इससे डेली पैसा मांगे, डेली 5 रुपया 2 सिगरेट लेना है। 1760 में मीर जाफर ने कहा मेरे पास पैसा नहीं है, 1760 में मीर जाफर ने कहा मेरे पास पैसा नहीं। बोलो पैसा नहीं, नीचे उतर, पैसा नहीं ना, नीचे उतर। फिर पूछा अंग्रेजों ने अब कौन राजा बनेगा? मीर कासिम नाम साहब हम राजा बनेंगे। तो 1760 में बंगाल का नवाब बना मीर कासिम। लेकिन ये सद्दाम हुसैन साबित हुआ, अपने ही मालिकों को ये आंख दिखाने लगा, ये बंगाल का सद्दाम हुसैन बन गया, अपने ही मालिकों को ये आंख दिखाने लगा। अगर इस देश में लोग राजा बनना जानते, गन चलाना जानते, तो महमूद गजनी से मार नहीं खाते। बड़ा मारा जूते से उसने, 1008 से लेकर 1025 तक। तैमूर मार लाठी, मार डंडा। वो नादिर शाह दिल्ली में घूम रहा था, किसी ने गुटखा खा के उसके सिपाहियों के ऊपर थूक दिया, बहुत पटक के मारा। और इस देश का युवा पूछ रहा है, खैर कोई बात नहीं, कल पढ़ेंगे मीर कासिम, पढ़ के आना, मीर कासिम सद्दाम हुसैन ऑफ बंगाल।
कल पढ़ेंगे मीर कासिम। आराम से जाओ, इसी पॉजिटिव थॉटों के साथ सो, मस्ती से सो जाना, अब कुछ मत करना। और सुबह स्वामी करमवीर जी के, पूजनीय स्वामी करमवीर जी के साथ योग और ध्यान करो, और फिर कल शाम को 7 बजे मीर कासिम पढ़ाएंगे। जय हिंद, जय भारत।